हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों यहाँ पर आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में सीटेट और यूपी टेट के पर्यावरण यानी ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दोस्तों डिस्कस किए जाएंगे ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न है आपका, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आपके नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो ये इसका आंसर बनेगा आपका डी के साथ देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है आपका, देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यूपी टेट में कई बार पूछा गया ये दोस्तों प्रश्न आपका, यूपी टेट रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों अगर रेड डाटा बुक की बात की जाए, ये जो है आपके संकटग्रस्त प्रजातियों को इसमें दर्ज किया जाता है, यानी जो प्रजातियां जो है विलुप्त के करीब हैं, जो जीव विलुप्त के करीब है, जो पौधे जीव विलुप्त के करीब हैं, तो उनको इस बुक में दर्ज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि आपका जो रेड डाटा बुक है ये इसका प्रकाशन कौन करता है? तो आंसर आपका बनेगा IUCN। ठीक है, याद रखिएगा इसका प्रकाशन कौन करता है रेड डाटा बुक का? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? IUCN की 1948 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1948। ठीक है, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया था कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो अभी आपको बताया था कि संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित, तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ विलुप्त के करीब जीव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन में आपके प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर वर्षा जल संग्रहण की बात की जाए तो आंसर जाएगा बी के साथ वर्षा जल का जमाव और भंडारण। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये और इससे कई प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। तो आंसर जाएगा आपका बी के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा अगर गैंडों की बात की जाए तो आंसर हमेशा आपका क्या बनेगा? बी बनेगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 1974 में। और ये कहाँ पर है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर बनेगा आपका आसाम। ठीक है, ये दोस्तों काफ़ी अच्छा है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा पहले क्या है पूछा गया कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, कहाँ संरक्षित है? तो ऑप्शन में जाएगा आपके बी काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई इसकी, तो 1974 में हुई है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपका असम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। और दोस्तों ये जो है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए भी जाना जाता है। चलिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन में है प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी को कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, आंसर बनेगा आपका सी। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहां पर दिया गया है आपके सामने दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें। और पहला है आपका जलवाष्प की अगर बात करें तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, इसके बाद ओजोन है। तो देख लीजिएगा आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां से अगर हम आपके आंसर की बात करें तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प इसमें दिया नहीं गया है, तो अगर जलवाष्प दिया जाता आपका तो वो आपका आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभी कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। ठीक है, इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो याद रखिएगा आंसर सी के साथ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन में है वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा दोस्तों डी के साथ ये सभी। ठीक है, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, ये सभी जाएगा आंसर आपका डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, यूफोर्बिएसी फैमिली की
कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर जाएगा ए के साथ जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा जो है आपका यूफोर्बिएसी फैमिली का है, ठीक है, जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, आंसर बनेगा आपका ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है दोस्तों 1972 में पारित किया गया। आपका आंसर जाएगा सी के साथ। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका आंसर जाएगा 1986। ठीक है, याद रखिएगा 1986। यहां पूछा गया है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 जाएगा आपका आंसर। अगर पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986, 1986। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपका प्रकाश संश्लेषण, आसवन या किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आंसर जाएगा आपका सी के साथ किण्वन। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो आंसर जाएगा आपका 1973 को। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न और बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है आपका ये कब मनाया जाता है, तो आंसर जाएगा दोस्तों आपका 29 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? दोस्तों यहां पर जैव आएगा। ठीक है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। या अगर दोस्तों आपने जैविक और अजैविक घटकों के बारे में पढ़ा है तो आप आंसर लगा सकते हैं। इसका काफी वीडियो दे चुके हैं इससे पहले ईबीएस की, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपका प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। ठीक है, अगर अजैविक घटक, कौन सा अजैविक घटक नहीं है? यहां पर दोस्तों अजैविक घटक की बात की जा रही है, तो आपके जो प्रोटीन है, मृदा है और आपका फास्फोरस है, ये जो है आपके अजैविक घटक में आते हैं। और बाकी जो आपका बचता है कवक, ये जो है आपके जैविक घटक में आता है। आंसर चला जाएगा आपका सी के साथ। टिक लीजिएगा ऑप्शन नंबर 11 का, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सी। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। तो देखिए यहां पर जो गैसें दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपकी मीथेन, ये सभी जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा सी को, हीलियम। ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आंसर जाएगा आपका 16 सितंबर। याद रखिएगा 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। अगला, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में पूछा गया है कई बार। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन में आपका जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो आंसर जाएगा आपका सी के साथ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। मनाया तो आपका 25 दिसंबर को ही जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो है गर्मी रहती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है दिसंबर के महीने में गर्मी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। याद रखिएगा आंसर जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर की बात की जा रही है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आंसर बनेगा सी। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। देखिए इसके तहत क्या होता है, ग्रीन मफलर के तहत इसमें जो है विशालकाय यानी बड़े बड़े हरे पौधे अधिक ध्वनि, जहां पर मतलब अधिक ध्वनि होती है, अधिक ध्वनि वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे क्या होता है कि आपके जो ध्वनि तरंगों को जो है ये अवशोषित कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ग्रीन मफलर की अगर बात की जाए तो आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो विशालकाय
पौधे होते हैं, यानी बड़े बड़े हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में लगाए जाते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है? अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता है कि वहां पर कटीले जो है आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर जाएगा बी को जाएगा कैक्टस। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है, कैक्टस, यहाँ पर कैक्टस, और यहाँ पर जो है दोस्तों वर्षा कम रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी मरुस्थल में जब वर्षा कम होगी तो वहाँ पर जो है कटीले आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आंसर जाएगा बी को। अगला है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन में शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, और अगला है बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, सी है आपका शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, और डी है आपका सवाना बायोम। यहां पर दोस्तों बात की जा रही है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता की बात की जा रही है, तो आपका आंसर जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, आंसर बनेगा आपका बी। टिक लीजिएगा इसे। ठीक है, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इसमें। अगर बात की जाए दोस्तों पृथ्वी पर जो है आपके यानी लगभग 12% यानी 12% जो है इन्हीं वनों से क्षेत्र घिरा हुआ है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम से आपका जो है 12% जो भाग है इन्हीं वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अगर लावा की बात की जाए, लावा, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका काली मिट्टी को चला जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, देखो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ये जो है लावा के अपक्षय के कारण होता है। ठीक है, आंसर जाएगा आपका बी के साथ, काली मिट्टी। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी के द्वारा। अगले प्रश्न, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? यहाँ पर जैविक कीटनाशक की बात की जा रही है, तो आपका जो आंसर है ये आपका चला जाएगा ए के साथ, नीम। ठीक है, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? आपको पता है कि जो नीम है आपका, इसके पत्तियों को भी काम में लिया जाता है, इसकी छाल को भी काम में लिया जाता है, इसके फूल यानी फल को भी काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ये जो है आपके सभी मेडिसिन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डिट्रीटोर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता है इनमें से, यानी जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन सा रहेगा आंसर? तो पहले देख लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात की जाए, जो दोस्तों भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, यानी कि आपके हरे पौधों से जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें जो है हम आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मांसाहारी की बात की जाए तो ये जो क्या है आपके, ये प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी की अगर बात की जाए तो ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर, और प्राथमिक उपभोक्ता किस पर रहता है? उत्पादक पर निर्भर रहता है। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पर सर्वाहारी की बात करें, सर्वाहारी जो है आपका उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर ही निर्भर रहता है। तो यहां से जो आपका आंसर बनेगा, पूछा जा रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता है, तो आंसर चला जाएगा आपका सी के साथ, शाकाहारी। ठीक है, याद रखिएगा आंसर बनेगा आपका सी। टिक लीजिएगा इसे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।